उज्ज्वल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, उज्ज्वल भारत के इस कृषि संवाद के विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर निमिषा गौर, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है यानी कि डाइटिशियन है, वो हमें बताएगी कि हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है मिलेट्स यानी मोटे अनाज का हमारे जीवन में उसका उपयोग लेना, कितना सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, वो आज हमें डॉक्टर निमिषा गौर जी हमें बताएंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक प्रयासों से इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट ईयर का खिताब मिला है, यानी मोटे अनाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज कितना ज़्यादा आज ज़रूरी है वो बताया गया है। नमस्कार निमिषा गौर जी, सबसे पहले तो आपको शुभ नवरात्रि। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, इसीलिए आपको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारत देश को शुभकामनाएं नवरात्रा की, और हमारे हिंदू नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पता है निमिषा जी, आज गुड़ी पड़वा भी है, मतलब कि मराठियों का आज नया साल है आज। हाँ, और आज छेटी चंद भी है। बहुत सारे जो राज्य हैं वो अलग अलग आज त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो उगादी आज सेलिब्रेट हो रहा है। महाराष्ट्र की तरफ हम जाएंगे तो आज गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट हो रहा है। हम लोग नए साल, बिल्कुल नवरात्रा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में किसी न किसी रूप में नए नए अलग अलग नाम से त्योहार मनाए जा रहे हैं आज के दिन। अच्छा निमिषा जी, हमारा जो एपिसोड मैंने शुरू किया उसका नाम है कृषि संवाद। कृषि को लेकर मैंने एक सीरीज शुरू किया है, हर शनिवार को जो प्रकाशित होता है। उसमें मैंने शुरू किया है क्योंकि इस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आवेदन किया था यूएन को, यूनाइटेड नेशंस के, और इस साल को इंटरनेशनल मिलेट ईयर का खिताब मिला गया है 2023 इस वर्ष को। और जैसे हमें पता है कि हमारे पास 7 तरह के या 8 तरह के अलग अलग मिलेट्स होते हैं जिसे हम मोटे अनाज कहते हैं। और आप एक डाइटिशियन हो, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो। आप दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे साथ आज जो व्यक्ति उपस्थित है कृषि संवाद के विशेष एपिसोड में, वो है डॉक्टर निमिषा गौर। शी इज ए न्यूट्रिशनिस्ट। वो हमें बताएगी कि आज मिलेट्स को लेकर स्पेशल एपिसोड हम लोग ले रहे हैं क्योंकि इस वर्ष को खिताब मिला गया है इंटरनेशनल मिलेट ईयर, यानी अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष का खिताब दिया गया इस वर्ष को। तो हमारे साथ जो डॉक्टर बैठी है, डॉक्टर निमिषा गौर जी, वो हमें बताएगी कि कितने प्रमाण में हमें मिलेट कितना लेना चाहिए, खाने पीने में क्या लेना चाहिए। क्योंकि आज का जो दौर है ना निमिषा जी, फास्ट फूड का दौर है, आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा होने लगा है, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा इस पृथ्वी में कि जो बीमार नहीं पड़ता हो या जो किसी एक ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर से जो पीड़ित ना हो। तो हार्मोनल डिसऑर्डर वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने से पहले ही अगर हम सावधानी बरतें तो कैसा रहे। तो आज बस उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। आपका फिर एक बार मैं हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ निमिषा जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगी कि उनके अथक प्रयास से आज ये संभव हो सका है कि आज हमारा पूरा विश्व मिलेट की महत्ता को जान सका है, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 को मिलेट ईयर के रूप में। फिर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे यहाँ पर आपने इन्वाइट किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा जो देशवासी हैं वहां तक मैं मिलेट यानी कि मोटे अनाज की मैं उपयोगिता बता सकूं और उसकी महत्ता बता सकूं। तो अगर हम थोड़े से पीछे की तरफ जाएंगे तो 1960 का जो दशक था, वहां तक आते आते जो मोटे अनाज थे हमारे, उनकी उत्पादन थोड़ा कम होने लग गया था। क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति ने क्या किया, जो हमारा जो परंपरागत फूड था यानी कि मोटा अनाज था, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया और थाली में फिर परोसा जाने लग गया गेहूं और चावल। उससे थोड़ा ऐसा बात नहीं है कि गेहूं और चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है,
बट बहुत कम होती है बजाय की मोटे अनाज के। तो न्यूट्रिशन बहुत कम जाने लग गया लोगों में। बहुत सारे कुपोषण के शिकार होने लग गए लोग, क्योंकि मोटा अनाज बिल्कुल ही धीरे-धीरे माइनस होने लग गया। अगर आज हम लोग देखें तो बिल्कुल ही 3 से 4 साल पहले तक भी देखें तो मोटा अनाज को बहुत लोग भूल चुके थे। मोटा अनाज अगर आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इससे भी अवगत करूंगी कि मोटा अनाज जैसे जौ हो गया, जवारा हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, और साथ में आप देखें तो सामा भी मोटे अनाज के रूप में होता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनकी, बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से का भंडार होते हैं ये सब मोटा अनाज। तो मोटा अनाज, और उसके बाद में भारत में पूरे विश्व में एक त्रासदी आई कोरोना नाम की, और उसके बाद में लोगों ने इम्यूनिटी के रूप में फिर से मोटा अनाज अपने थाली में, अपनी प्लेट में सजाने लग गए, क्योंकि उसकी महत्ता जानी लोगों ने, और साइंस ने भी उनको बिल्कुल ये बता दिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर करने का काम करेंगे। तो मोटा अनाज फिर से हमारी थालियों में सजने लग गया। अगर मोटे अनाज की न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो बहुत सारी तरीके के पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं मोटे अनाज में, जो हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको थोड़े से शरीर में दबा के रखते हैं, जिससे हम जो त्वचा है बहुत काफी हद तक बिल्कुल यंग दिखते हैं हम लोग, शरीर बिल्कुल जमा बना रहता है हम लोगों का। तो मोटा अनाज तो मैं आपको बोलूंगी, सभी को बोलूंगी कि मोटा अनाज जरूर आप उसका सेवन करें, किसी न किसी रूप में जरूर आप करें, और अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी महत्ता भी सीखनी चाहिए मोटे अनाज की। और अगर हम लोग थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों की तरफ अगर चलते हैं तो मोटा अनाज उगाने में कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, रासायनिक उर्वरक बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। क्योंकि अब जैसे ये त्रासदियां आ रही हैं, क्योंकि नेचर से खिलवाड़ हो रहा है, तो त्रासदियां तो बनी रहेंगी, तो उसके लिए हमारा शरीर पहले से ही तंदुरुस्त रहना चाहिए, बिल्कुल हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए उसके लिए कि कोई भी त्रासदी हमारा शरीर झेल सके आराम से, और उसके लिए हमें न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए। तो मोटा अनाज से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो यही मैं बस बोलना चाहूंगी कि मोटा अनाज की महत्ता आप लोग जाने, और उसे बिल्कुल अपने अपने साथ में लेकर चलें, उसे भूलें नहीं बिल्कुल भी। डॉक्टर निमिषा, बहुत जरूरी है, आज के टॉपिक में हमें चर्चा करेंगे कि हमारे पास बहुत तरह के मोटे अनाज होते हैं, लेकिन आज जो विषय हम लेंगे वो है नागली। इसे हम हिंदी में रागी भी कहते हैं, या कभी कभी किसी प्रदेश में, क्षेत्र में उसे नाचनी भी कहा जाता है। तो रागी के बारे में, क्योंकि हमारे पास तो 7 से 8 प्रकार के मोटे अनाज ऑलरेडी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो पता है, मैं रहती हूँ गुजरात में, और मेरा प्रदेश है वलसाड जिला, और दक्षिण गुजरात में नागली बहुत फेमस है। और क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पे पहाड़ी लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो नागली उगाते हैं। और पता है, पिछले एपिसोड में मैंने डॉक्टर चौहान, जो यूनिवर्सिटी के व्यक्ति है, नवसारी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कहा कि डांग जिले में कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता, और कोरोना के मतलब कम से कम केस वहां पे, क्योंकि वहां के लोग मोटे अनाज से ही अपना गुजारा करते हैं, खाना खाते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आज बताइएगा आप अपने शब्दों में कि किस प्रकार से नागली की विशेषताएं बताइए आप। तो मोटा अनाज तो सारे एक तो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, हमारे शरीर को 100% मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। अगर मोटे अनाजों में भी देखें तो जो आप बोल रहे हैं नांगली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से प्रयोग किया जाता है। अगर साउथ इंडिया कर्नाटका में देखें तो नांगली को आप बोलेंगे रागी, जो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की होती है। अगर आप थोड़ा हटके देखेंगे तो नाचनी बोलते हैं कहीं पे, कहीं उसे मडुआ के नाम से जानते हैं, और अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग अलग अलग नामों से जरूर किया ही जा रहा है अलग अलग राज्यों में। अगर रागी की फसल की आप बात करेंगे तो खरीफ की फसल होती है, आसानी से बिल्कुल उग जाती है, बहुत ज्यादा बारिश की उसको जरूरत होती नहीं है, 25 से 30 डिग्री तापमान में आराम से ये उगती है। और अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, मतलब अगर एक कुल मिलाकर बोले तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 125 से 130, 135 दिनों में उसकी कटाई भी हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता है फसल उगने के। अगर रागी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो हाई मात्रा में, अगर आप जैसे 100 ग्राम रागी भी खा रहे हैं, या नांगली जिसे आप बोलते हैं,
अगर 100 ग्राम पर डे के हिसाब से भी खा रहे हैं तो कैल्शियम आपके जा रहा है आपके 344 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि पूरे दिन के लिए काफी होता है, उतना कैल्शियम आप ले रहे हैं। अगर आप प्रोटीन की बात करेंगे तो 7.4 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे हैं दिन भर का। तो सीमा जी, जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि मोटा अनाज बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर मोटे अनाजों में से भी अगर एक अनाज की हम बात करेंगे तो जिसे सुपर फूड कहा गया है, रागी की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बोला नांगली, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे यूज किया जाता है। अगर आप कर्नाटका में देखेंगे तो रागी के रूप में इसका उपयोग होता है, नांगली के रूप में जैसा कि आप बता रहे हैं गुजरात की तरफ, कुछ लोग नाचनी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मडुआ के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फिंगर मिलेट के नाम से जानी जाती है। तो रागी अपने आप में बहुत ही ज्यादा हेल्दी अनाज है, आराम से उगाई जाने वाली फसल होती है। किसी भी 2 या 3 तरीके की मिट्टी उसमें यूज की जाती है, चाहे दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, आराम से बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये सब। तो 120-125 दिनों में ये फसल बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है, और जल्दी से हो जाती है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उपयोग बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू की देखें अगर, तो इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा पोषक तत्वों का भंडार है रागी। रागी में जैसा कि कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन B6, B3, इसमें मैग्नीशियम है, बहुत कार्ब्स है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है। तो जो भी देखें अगर, बहुत शारीरिक श्रम जो करते हैं लोग पूरा दिन, वो सुबह सुबह रागी का नाश्ता जरूर कर लेते हैं, ताकि एक एनर्जीवान बने रहें, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहें। कैल्शियम की हम बात करें तो रागी में इतना कैल्शियम होता है कि अगर आप 100 ग्राम रागी खा लेते हैं तो दिन भर की कैल्शियम की कमी वो पूरा कर देती है, क्योंकि 344 मिलीग्राम कैल्शियम आप एक बार में ले लेते हैं अगर आप 100 ग्राम रागी का प्रयोग करते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो हाई होता है प्रोटीन। 100 ग्राम अगर आप रागी का प्रयोग कर रहे हैं तो 2.7 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हैं। कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आप ले रहे हैं तो आयरन की कमी कभी पूरी नहीं, कभी भी नहीं होगी आपको, खून की कभी कमी नहीं होगी। तो जब भी जो भी हमारी जो बेटियां हैं, तो वो जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो एक सर्टेन स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको शुरू हो जाता है। तो अधिकतर जो मदर्स हैं वो मुझे कंप्लेंट करती है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है बच्ची में, खून की कमी देख रहे हैं। तो उन्हें आप जरूर से, जो बच्चियां बड़ी हो रही है, रागी जरूर आप उन्हें खिलाएं, क्योंकि बिल्कुल एनीमिक होने से वो रोकती है, क्योंकि आयरन है, लोह तत्व काफी मात्रा में पाया जाता है। और फिर अगर हम बात करें तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 से 7 महीने के, जब हम उनको पहला फूड देना शुरू करते हैं, आप उन्हें भी आराम से खिला सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर बात करें, रागी कांजी बनती है, रागी की, रागी का दलिया आप बना के खिला सकते हैं, क्योंकि जो उनका शरीर है ना, अभी नया नया डेवलप हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, उनकी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। तो कैल्शियम है, आयरन है, बच्चों को आप जरूर, छोटे बच्चों को बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में, चाहे 2 चम्मच भी आप खिलाएं, जरूर खिलाएं, क्योंकि शारीरिक विकास में बहुत ज्यादा लाभ देगी। तो रागी को जैसे सुपर फूड माना गया है। तो अच्छा, रागी में जैसे मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उन्हें रागी का जरूर सेवन करना चाहिए। जिन्हें भी, जो भी डायबिटीज होते हैं, जिन्हें भी डायबिटीज है, क्योंकि रागी में पॉलीफेनॉल पाया जाता है, डाइट्री फाइबर पाया जाता है, जो कि जो मधुमेह के रोगी उन्हें जरूर सेवन करें, क्योंकि फाइबर है। सिर्फ रागी नहीं, मैं सभी अनाज के लिए बोलूंगी, जो भी मोटा अनाज है, फाइबर की अधिकता के कारण जो भी डायबिटीज पेशेंट है, उनको जरूर से इनका सेवन करना चाहिए। तो रागी, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर फूड है। तो निमिषा जी, आपके ही प्रश्न से एक और प्रश्न उभर कर आ रहा है मेरे मन में, और व्हाट्सएप के अंदर भी कल रात को काफी सारे प्रश्न आए थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे लोगों को बोल दिया था कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है। तो किसी, बहुत सारे लेडीज ने, महिलाओं ने ये प्रश्न जरूर बोला कि आप जरूर पूछना मैडम, कि 45 एज एक ऐसा स्टेज होता है औरतों के लिए जहाँ पे मेनोपॉज शुरू होने लगता है, और ये पाया गया है कि मेनोपॉज शुरू होने के साथ साथ ना तो घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कमजोरी आने लगती है, नींद न आना, स्लीपलेसनेस, बहुत सारे ऐसे चीजें हो जाती है। तो क्या वहां पर भी रागी जैसे अनाज क्या खाने से, सेवन करने से उन महिलाओं को जो मेनोपॉज जो उनका शुरू हो रहा है, तो उनको वो फायदा करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेनोपॉज की स्थिति यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। हार्मोनल जब इम्बैलेंस हो रहा है
तो ये हड्डियों की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। किसी किसी को हैवी पीरियड्स भी होते हैं उन दिनों में, तो उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए एक जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन प्रचुर मात्रा में है इसके अंदर, तो आयरन बहुत ज्यादा लेना चाहिए लेडीज को। साथ में कैल्शियम है इसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया पर डे के हिसाब से अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 344 मिलीग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो जरूर उनको सेवन करना चाहिए। क्योंकि ये 2-3 प्रॉब्लम, एक तो जैसे माइंड एकदम कुछ चीजें भूलना शुरू हो जाती है लेडीज, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस होता है उस समय, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं उस समय जो बहुत ब्लड फ्लो होता है उस कारण बहुत कमजोरी आने लग जाती है। तो रागी नहीं, मैं हर जो मोटा अनाज है वो जरूर सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर लें। फाइबर रहता है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन में का से रिलेटेड भी प्रॉब्लम शुरू होती है इस समय, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। आप जब मोटा अनाज खाते रहेंगे तो ये जो टाइम है ये टाइम भी आराम से निकलेगा। तो मैं मेरी सभी महिला मित्रों को यही बोलूंगी, मोटे अनाज को अपने साथ में जरूर रखें। सीनियर सिटीजन को निशा जी कितना मोटे अनाज का जो प्रमाण है वो कितना होना चाहिए प्रतिदिन? क्योंकि सीनियर सिटीजन में देखा गया है कि एक्टिविटीज उनकी काफी घट जाती, कम होती है। अबाउट 50 हो या अबाउट 60 हो, जब उनसे जॉब से रिटायरमेंट मिल जाता है, घर पे खाली बैठे रहना होता है या फिर कभी कुछ पार्क में जॉगिंग करने गए, तो उनके लिए कितने प्रमाण में मोटे अनाज या नागली जैसे अनाज रोज सेवन करना सही रहेगा? या कितना दिन में कितने बार लेना चाहिए या हफ्ते में कितने बार लेना चाहिए, इस पर जरा नजर डालिए। किसी भी चीज की अधिकता भी गलत है और कमी भी गलत है। तो मोटा अनाज अगर आप यूज कर रहे हैं, एक तो कुछ लोग जो होते हैं उन्हें तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वो भी उस पर भी मैं आपको बताऊंगी। पर मोटा अनाज 50 से 60 ग्राम आप आराम से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ रागी की रोटी आप बना के खाएं, तो जरूरी नहीं है आप रागी ही खाएं। रागी के साथ में आप मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, जवारा मिला सकते हैं। अगर ठंडक है तो थोड़ा बाजरा मिला सकते हैं। तो ये जो 4-5 चीज जो आटा है वो मिक्स करके और उसका आप अगर आप आटा रोटी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यधिक तो वैसे भी हर चीज बुरी होती है, तो 50 से 60 ग्राम आप आराम से खाएं, 2 रोटी आप आराम से खा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो जैसे रागी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रागी रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रागी का जो थोड़ा डाइजेशन थोड़ा धीरे धीरे होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। तो सुबह उसका आप जरूर से आप आराम से खाएं। कुछ किसी भी चीज में आप खा सकते हैं, चाहे रागी कांजी खा रहे हैं, रागी के लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों को जरूर खिलाने चाहिए। रागी की रोटी जैसे अगर हम 40 के बाद में अगर हम देखें तो लड्डू वगैरह इतना डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आराम से रोटी बना के खाएं। सिर्फ गेहूं की रोटी खाने की बजाय मिक्स ये जो मिश्रित आटा है उसकी आप रोटी बना के खाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मोटा अनाज कुछ भी ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि हानि पहुंचाएगा। अत्यधिक तो हम वैसे भी नहीं खाते हैं, तो जरूर से सेवन करें, मोटे अनाज का आराम से सेवन करें। अगर आप देखें कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके लिए मैं रागी के लिए मना करूंगी, तो वो लोग हैं जैसे किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, या किसी को किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो जिन्हें भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो उनका जो ब्लड होता है वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करना कम कर देता है, तो फिर वो हाई कैल्शियम जो होता है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है बॉडी में, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए। डॉक्टर निमिषा, सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज जो हमारे आपने चर्चा की डायबिटीज को लेकर, पता है पृथ्वी का मुझे लगता है कि बहुत सारा हिस्सा डायबिटिक हो चुका है। और मैंने तो ये भी देखा है कि आज टीनेजर भी डायबिटिक होने लगे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर मैं जानती हूँ तो आज है ना, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होने लगा है। उसके पीछे की वजह इंटरनेट तो जरूर मानूंगी, स्मार्टफोन भी जरूर मानूंगी और टेक्नोलॉजी को मैं जरूर मानूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज टीनेजर जैसे बच्चे जो स्कूल रोज जाते हैं, रोज स्कूल में एक्टिविटी करते हैं, फिर भी अगर वो डायबिटिक होते हैं, तो अब पता है कि पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको टिफिन में जो देते हैं वो फास्ट फूड ना दे, ना पैसा ना दे उन्हें इस प्रकार के रोज। देखिए उसके लिए क्या है कि माताओं को बहुत सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है, तो उस पर आप चर्चा करिए कि किस प्रकार से माताओं को डिसिप्लिन के साथ बच्चों को, टीनेजर के बच्चे जो होते हैं, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जैसे आपने कहा 6 साल से लेकर बच्चे जो ग्रो करना शुरू करते हैं, फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स के बच्चे, उनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उन खास करके उनकी माताओं के लिए आप क्या कहना चाहती है? एक तो सबसे पहले तो ये जो बिल्कुल लैक ऑफ एक्टिविटी हो गई ना बच्चों की, सारे दिन बैठ के ये मोबाइल देखना या ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये आज का दौर ही ऐसा हो गया है।
और बिल्कुल भी ये जो हम लोग जो हमारे टाइम में जो बाहर खेलते रहते थे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, तो हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती थी। आज के बच्चे क्या करते हैं, पहले तो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें उनको बहुत पसंद आती है। तो ये सब चीज खाते हैं और उसके बाद में वो ऑनलाइन बैठते हैं, घंटों बैठ के गेम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी, जितना जरूरत हो हर चीज जो तकनीकी होती है, जितनी ज्यादा जरूरत हो उतना ही उन्हें करने दें, उन्हें रोकें, उनको बढ़ावा दें कि बाहर जाके खेलें, थोड़ा साइकिलिंग करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आराम से जिम वगैरह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 17-18 साल का कोई बच्चा बच्ची हो गई तो वो उनको जिम भेजें। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरत है। उनको महत्ता बताएं कि हमारा जो पारंपरिक फूड है वो भी हमको, जैसे अगर उनको ये उदाहरण दे सकते हैं हम बिल्कुल कि देखो बेटा, आपके दादा आपके दादी वगैरह कितने ज्यादा स्वस्थ थे, क्योंकि वो एक परंपरा को साथ में लेके जा रहे थे, एक जो ट्रेडिशन था उनका। जैसे अगर आपके घर में भी आपने देखा होगा कि आपकी दादी या नानी बैठकर जो अनाज पीसती थी, वो सबसे ज्यादा अच्छा एक योग था। आज हम लोग जो जिम में जाके करते हैं उसकी बजाय भी अगर वो भी अगर हम कर लें, तो मैं अधिकतर लोगों को बोलती भी हूँ कि आज चक्की तो गायब हो गई है, पर बैठ के उस तरीके से योग भी कर सकते हैं। तो वो सब बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों के योग भी होते हैं बहुत सारे। कम से कम उनको बोले बच्चों को कि बेटा 1 घंटा अपने आप को दो, योग करो, या आप कुछ भी बाहर जाके खेलो, फास्ट फूड को थोड़ा सा कम कर दें। और ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग थोड़े इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो आप उनको किसी ना किसी वे में छुपा के, जैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज भी बता रखी है कि इंटेलिजेंट माँ अलग ही होती है, कि वो कुछ छुपा के, जैसे अगर उदाहरण देख लेते हैं कि बच्चे को जैसे कद्दू पसंद नहीं है, पम्पकिन, तो आप उसको किसी और के रूप में डाल के दे दें, कुछ फास्ट फूड का नाम दे के बनाकर उसको दे, ताकि न्यूट्रिशन पूरा जाए, फाइबर जाए पूरा, मिनरल्स विटामिन सब कुछ जाए, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी गई है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, क्योंकि वो मोटे हो रहे हैं, थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं ज्यादा। तो उस वजह से डायबिटीज होना बिल्कुल आम बात हो गई है आजकल बच्चों को। पर पेरेंट्स ध्यान देंगे और बच्चे भी ठान लेंगे तो हमारा देश बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर निमिषा, आपने बहुत सारी अच्छी और सकारात्मक बातें बताई है। नागरिक को लेकर जितनी बातें हम करेंगे उतना ही कम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जितनी वो कोशिश कर रहे हैं, उनका सकारात्मक प्रयास रहा है, शुरू से ही रहा है। उनका विजन बहुत बड़ा है कि देश की युवा वर्ग, जो युवा धन माना जाता है, उसको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि युवा वर्ग अगर बीमार होगा, अगर वो अस्वस्थ होगा, तो आगे चलकर हमारा भविष्य भी अस्वस्थ दिखाई देगा, अंधेरे में होगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये एक इस साल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए हैं। हमारे देश आज विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज हमारे पास जो परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्कार करने की, वो कोरोना काल में हर पूरे विश्व को सिखा दिया है कि हाथ ना मिलाइए, आप नमस्कार कीजिए। कोरोना आने के बाद हर किसी ने आज नमस्कार करना सीख लिया है। तो उसी तरह से जो हमारी जो 5 तत्व है ना, ये मिल रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य का ये भी एक लाभ है। ये जो हमारी बोल रही हूँ ना मैं शिवाजी, जो ट्रेडिशन है हमारा, वो एक एक चीज को अगर आप उठाएंगे तो सब में एक शारीरिक लाभ छुपा हुआ है। तो ये सब चीजें जो कोरोना के कारण जो वापस उभरी है, तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी सब। तो ये जो ट्रेडिशन अगर साथ में लेके जाएंगे ना, तो युवा आप 100% बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आगे आने वाली जो होगा, क्योंकि नेचर को से छेड़छाड़ हुई है तो प्रॉब्लम जो होगी उससे हम आराम से हमारा शरीर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। बिल्कुल। जो मैंने पहले कहा था इंटरव्यू की शुरुआत के समय पर से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार पड़ने से पहले अगर आप सावधानी बरतो तो आप बीमार पड़ो ही नहीं। और हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां होती है कि वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन अगर आपको दवाइयाँ खाने की जिंदगी भर जरूरत पड़े तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका जो दिनचर्या, जो रूटीन है, दिन का जो काम है, जो भी है, वो आपका कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपका जो रूटीन है, वर्क शेड्यूल है, वो कहीं ना कहीं गलत है। लेट नाइट काम करना, अर्ली मॉर्निंग न उठना, सबसे बड़ी बीमारी शुरू होती है अर्ली मॉर्निंग न उठना। पहले के जमाने में लोग सूर्योदय के साथ जग जाते थे, लेकिन आज लोग 10 बजे सुबह उठते हैं, तो वहां पर बहुत तकलीफ होती है। शुरुआत वहीं से होती है बीमारी की, सुबह जल्दी न उठने से। तो सबसे पहले तो मैं
चाहती हूँ कि हमारा आपके बदौलत आप बताइए कि हमारा देश जो युवा वर्ग है, हर किसी को जल्दी उठने की आप सलाह दीजिए और उसके फायदे बताइए और जल्दी न उठने के नुकसान पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो जो हमारे जो पूर्वज थे, पुराने लोग थे सारे, वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। शाम को वो 9 बजे तक सो जाते थे। आज की जो दिनचर्या है, वो रात को 10 बजे डिनर करने की है। तो रात को जब आप 10 बजे डिनर करोगे, तो आप 1 बजे तक सोओगे, और जब आप रात को 1 बजे सोओगे, तो सुबह आपकी 8 बजे से या 9 बजे से पहले नींद नहीं उड़ने वाली। क्योंकि जिस तरीके से बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो वो चीज़ युवा वर्ग हमारा याद रख रहा है कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। बट वो चीज़ कहीं न कहीं भूल गए हैं, और उसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं। क्योंकि जैसी लाइफ़स्टाइल पेरेंट्स की होगी, उसी वैसी लाइफ़स्टाइल युवा वर्ग भी लेंगे, हमारे बच्चे भी वही अपनाएँगे। तो उनको एक तो ये सबसे पहले देखना है कि रात को 10 बजे तक, हो सकता है क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, तो लेट हो सकता है, पर 10 से साढ़े 10 बजे तक उनको सो जाना चाहिए। अच्छी नींद के लिए एक अच्छा गर्म दूध पीकर सोना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत अच्छी नींद दिलाता है। सुबह वो 1 बार, 2 बार, क्योंकि बोलते हैं ना, जब 21 दिन लगातार हम कुछ काम करते हैं, तो उसकी एक आदत हो जाती है। अपने आप फिर वो बॉडी हमको उठने के लिए प्रेरित करेगी कि भई अब उठना है। तो सुबह एक बार आप 6 बजे उठकर देखें कि चलो 6 बजे कैसे उठ सकते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे टाइम थोड़ा-सा घटाते जाएँ, 5:30 उठें, 5 बजे उठें। 5 बजे तक तो सबको उठना ही है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें, ये जो दिनचर्या चेंज हो गई ना, खाना खा के आप लेट सो गए हैं आराम से, डाइजेशन सबका बिल्कुल खराब हो गया है। क्योंकि जो जब रात होती है ना, तो रात होते-होते जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो थोड़ा थक जाता है पूरे दिन से। तो वो थोड़ा धीरे कार्य करता है। तो एक तो सबसे पहले बिल्कुल लाइट फूड खाना चाहिए। खिचड़ी है, दलिया है, ज़रूरी नहीं आप बहुत हेवी फूड, मिर्च मसाले वाला आप खाना खाएँ। क्योंकि ये जो मिर्च मसाले वाला खाना है ना, ये बच्चों में गुस्सा पैदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों पे, जैसे मेरे को मदर्स बोलती हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन तो एक तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया है बच्चों के लिए। डिप्रेशन नहीं है, वो उसको खुद को ही पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गलत जा रहा है। तो पेरेंट्स उसको सही राह दिखाएँ कि जल्दी उठने के उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, तो आपका एक तो बॉडी बिल्कुल लाइट रहता है। अगर आप रात को बिल्कुल लाइट फूड खा के सोए हैं, तो सुबह बिल्कुल डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। हमें खुद में अपने आप में एक एक जो होता है ना, हम जब कभी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो बड़ी खुशी फील होती है कि आज हमने कर दिखाया। वो खुशी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो खुशी होगी तो मन खुश होगा, मन खुश है तो बिल्कुल शरीर तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। उठने के लिए प्रेरित करें कि 5 बजे उठो, हम लोग वॉक करने चलेंगे साथ में, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल थोड़े से पेरेंट्स के पास में टाइम कम रह गया है। तो टाइम ज़रूर दें, उठते ही फ़ोन से बिल्कुल उनको अलग करें, क्योंकि उठते ही आजकल आदत हो गई है, एक फ़ोन लिया और बस बैठ के गुड मॉर्निंग मैसेज करना या रील्स देखना, सुबह-सुबह ही शुरू हो जाते हैं। तो एक तो उससे आँखें खराब हो रही है एक सबकी, और ये जो हमारा मन है ना, मन सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब मन में सारी बस ये फ़ोन, ये सब ये जब घुस रखा है, तो ये जो सोच, मतलब जो एक नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं बच्चों के लिए, वो कम हो गए। क्योंकि जितना वो बाहर जाएँगे, लोगों से मिलेंगे-जुलेंगे, उतने ही उनके इनोवेटिव आइडियाज़ आएँगे, क्योंकि बात करेंगे 10 लोगों से। तो बस बच्चों को यही सिखाना है, जल्दी एक बार उठ के देखें, मन खुश रहेगा, शरीर बिल्कुल खुश रहेगा। अपने प्लान्स तैयार रखें कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे, क्योंकि जल्दी उठोगे, तो जब अगर जैसे अगर आप देखें कि पूरे दिन में 4 टॉपिक हो रहे हैं बच्चों के, जल्दी उठोगे तो 6 टॉपिक होंगे। तो उनको ये खुशी, उनको खुद को फ़ील करने दो ये खुशी। 2 से 3 बार, 4 बार जब वो अपना लाभ देखेंगे, अपना प्रॉफ़िट देखने लगेंगे, जब शरीर उनका स्वस्थ होने लग जाएगा, तो उनमें ये आदत अपने आप पड़ जाएगी। तो पेरेंट्स थोड़े से जागरूक हो जाएँ इसके लिए, और अपने आप धीरे-धीरे हमारा युवा बिल्कुल, जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे बिल्कुल। क्योंकि लाइफ़स्टाइल चेंज है, तो बस फिर बिल्कुल चेंज है, क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ़स्टाइल में ही हो रही है। लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है लोगों में। लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दीजिए बस। डॉक्टर निमिषा, अब इस इंटरव्यू के आखिरी चरण में मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछना है कि सुबह किस प्रकार के ब्रेकफास्ट में हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये एक टिप होगा, और आफ्टरनून में लंच कितना लेना चाहिए और किस प्रकार के लंच हमें लेना चाहिए, और डिनर
पता है कोई कोई लोग कुछ लोग ऐसा भी कैटेगरी के लोग हैं जो शाम को चाय के साथ भी बहुत सारा ब्रेकफास्ट या बहुत सारा स्नैक्स खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको खाना चाहिए तो आप मुझे लगता है कि हैवी ब्रेकफास्ट होना जरूरी है, मॉडरेट लंच और बहुत ही लाइट डिनर होना जरूरी है। या इससे अतिरिक्त अगर आप खाते हो तो फिर वो आपके बॉडी को जाके फैट और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो बाहर का तो बिल्कुल अवॉइड कर दें। घर में जो जो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी वही फूड मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सात्विक है, सबसे ज्यादा हेल्दी है जो घर का बना हुआ फूड है। आप घर में समोसा भी बना के खाएंगे तो वो हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप जैसे आजकल अलग अलग वेरिएशन आ गए, आप मैदा का समोसा मत बनाओ, आप आटे का बन रहा है समोसा, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का बना फूड होना चाहिए। तो घर में जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए थोड़ा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो खासकर ध्यान रखें कि प्रोटीन सुबह सुबह उनके बॉडी में जाना चाहिए। तो प्रोटीन के नाश्ते मैंने बहुत तरीके से बता रखे हैं कि ब्रेकफास्ट कौन से होने चाहिए अच्छे। उसके बाद में अगर आप देखें तो आधा घंटे बाद में फिर आप ले लीजिए, एक एप्पल ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, कोई ना कोई फ्रूट ले लें या फ्रूट जूस आप ले सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एक डाइजेशन का बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद में अगर आप लंच में देखें तो, और जब ब्रेकफास्ट कर लिया है आपने, उसके बाद में आपने जूस ले लिया या फ्रूट ले लिया तो एक वॉक जरूर करके आए, क्योंकि वॉक जरूरी है, वॉक जरूर करें। अगर बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट तैयार करें, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कितनी बार मैंने ऐसे देखा है कि रात के बने ही खाने को थोड़ा गर्म करके, थोड़ा वेरिएशन करके आप दे देते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। ठंडा बासी खाने से थोड़ा सा आप दूर रहें, क्योंकि वो फ्रिज में रहता है तो इतना ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेश फूड बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में आप लंच ले सकते हैं। लंच में आप जैसे मोटे अनाज की एक रोटी ले ली, मिक्स अनाज आप जब आटा पिसा रहे हैं तो आप बिल्कुल मिक्स अनाज जैसे सभी चारों पांचों तरीके के मोटे अनाज का एक आटा पिसवा लिया, थोड़ा सा एक रोटी आपने वो ले ली, साथ में ले लिया आपने राइस और साथ में दाल ले ली। और ग्रीन वेजिटेबल पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपने जिस तरीके से अभी बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान रहती हैं अधिकतर लेडी। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। छाछ जरूर लें, ये अमृत है बिल्कुल हमारे लिए। और अभी तो जैसे गर्मियां शुरू हो गई है तो छाछ तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। छाछ भी बनाते समय आप ध्यान रखें, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सिका हुआ जीरा आपने डाल दिया, पुदीना डाल दिया, धनिया डाल दिया। तो ये सब जैसे पुदीना मैं खुद मैं आपको अगर बताऊं तो इस तरीके से देखिए, पाउडर बना के मैं रखती हूँ पाउडर। तो पुदीना आप आराम से छाछ में डालें, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी गर्मी है ना तो बॉडी में एकदम से ठंडक रखेगा पुदीना। छाछ आप जरूर से लें। दही आप थोड़ा गर्मियों में अवॉइड कर सकते हैं, छाछ ले लें। शाम के करीब अधिकतर लोगों को थोड़ा सा क्रेविंग हो जाती है कि हाँ थोड़ा सा चाय के साथ में तो कुछ ले लें। हाँ। अगर आप राय लें तो दूध वाली चाय अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप प्लीज उसको अवॉइड कर दें। अभी जैसे गर्मियां हैं तो आप चाय की जगह आप थोड़ा सा जैसे वाटरमेलन खा लिया, मस्क मेलन खा लिया, जो आपके क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो रात लेट नाइट नहीं खाएं, आफ्टर डिनर इसको नहीं खाएं क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है। तो आप 4 बजे के करीब आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल तरोताजा कर देता है, बॉडी में ठंडक करता है, फाइबर है, पानी है बहुत ज्यादा, इसके अंदर जल तत्व है, वो ले सकते हैं। या फिर आप हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप पिलाना है तो शरबत आते हैं, खसखस का शरबत आप घर पे ही बना के रख सकते हैं। खसखस का जड़ मिलता है तो आप जड़ लेकर आए और खसखस का शरबत आप बनाएं। मिल्क रोज जैसे पी लेते हैं, हम भी बचपन में पीते थे, मिल्क रोज पी सकते हैं। साथ में अगर भूख लग रही है तो चटपटा चीज की बजाय आप कुछ हेल्दी चीज ऐड कर ले, जैसे मखाना हो गया, आप मखाने को सेक कर रख सकते हैं। भेलपूरी हो गया, भेलपूरी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, कैल्शियम होता है उसके अंदर भी, फाइबर होता है आप, और बिल्कुल पेट एकदम फुलफिल कर देती है। तो भेलपूरी आप ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही थोड़ा भूख है तो खाकरा जैसे बोलते हैं हम लोग, गुजरात में तो फेमस है, तो आप खाकरा का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। और बिस्किट की खाने की क्रेविंग ज्यादा हो रही है तो आपने अगर देखा होगा तो ये ओट्स के बिस्किट मिलते हैं, मल्टीग्रेन, जो हमारे मोटे अनाज के रागी के भी बिस्किट्स मिलते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
और अगर रात के डिनर की हम लोग बात करें, तो रात का डिनर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के पहले-पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि डाइजेशन सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा, तो अगर आप लेट खाएँगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप लेट खा रहे हैं, जैसे ऑफ़िसेज़ से आते हैं लोग, लेट खा रहे हैं, उसके बाद में उनकी हिम्मत नहीं होती है कि थोड़ा-सा भी चहलकदमी कर लें। तो उनके लिए तो 100% जैसे दलिया, वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी खा सकते हैं। बिल्कुल लाइट फूड खाएँगे ना, तो उससे वो बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा खाने से आदमी स्वस्थ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं खाना नहीं खाएँगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। नहीं, आप क्वांटिटी तय करें। आप ये देखें कि आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, पोषक तत्व कितने जा रहे हैं। ध्यान आप क्वांटिटी पे मत रखें, ध्यान आप रखें पोषक तत्वों पे। कि अगर आप आपने इतना सा दलिया भी खाया है, तो उसके अंदर आपने सब वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। वो एक बिल्कुल पौष्टिक फूड है, सबसे ज़्यादा अच्छा बिल्कुल आसानी से पचने वाला डिनर है वो। अगर आप चाहें तो लंच में भी ले सकते हैं क्योंकि जो वेट लॉस पे रहते हैं, तो वो लंच में भी लेते हैं। और फिर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें जब आप डिनर कर रहे हैं उसके बाद में कम से कम 100 कदम ज़रूर चलें। क्योंकि आजकल क्या हो गया खाना खाया, टीवी के सामने बैठ गए, फ़ोन लेके बैठ गए या नींद आ रही है चलो सोएँगे, वो बिल्कुल भी नहीं करें। 100 कदम तो मिनिमम मैं बोल रही हूँ 100 कदम ज़रूर चलें। आस-पास अगर नीचे कोई अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, तो नीचे गार्डन में वॉक कर लें, ज़रूर से ये आदत डालें। लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी तो बिल्कुल स्वस्थता की तरफ जाएँगे हम। तो बच्चों को भी क्योंकि जो हम करेंगे, वो हमारे बच्चे ज़रूर करेंगे। 1-2 बार आनाकानी करेंगे, उसके बाद में कुछ बच्चे आसानी से मान जाएँगे, कुछ बच्चों को थोड़ा-सा पुश करने की ज़रूरत होती है, तो बच्चे ज़रूर करेंगे। डॉक्टर निमिषा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। जब ये एपिसोड 25 मार्च यानी शनिवार को जो मैं करती हूँ हमेशा, इसको रिलीज हर शनिवार, एग्रीकल्चर विशेष एपिसोड है कृषि संवाद। लेकिन मैंने आज इंटरनेशनल मिलेट ईयर इस साल को खिताब देना है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यूट्रिशन के बारे में भी बता दिया जाए लोगों को। कृषि को तो मैं हर शनिवार लेके आती ही हूँ, इस साथ में एक डाइट को भी लेकर आया, क्योंकि कृषि मतलब अनाज, खाना पीना। तो कृषि को लेके आने से इस शनिवार को मैं चाहती थी कि मेरे साथ एक ऐसी व्यक्ति आए जो हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, उसको बदलने में कहीं न कहीं हमारा योगदान रहेगा। और जब ये वीडियो लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अगर 1% भी अगर फ़र्क पड़ा ना, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 1% भी हुआ ना, तो मुझे लगता है कि 1.4 करोड़, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोग तो कम से कम बच जाएँगे ऐसे सब बीमारियों से, हार्मोनल डिसऑर्डर से। सीमा जी, सिर्फ़ 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ़ 1 घंटा ही तो आपको अपने लिए देना है। सिर्फ़ 1 घंटा अगर आप दे देंगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि पुराने लोग भी 100-100 साल जीते थे। माना कि बिल्कुल, नेचर चेंज हो गया है बिल्कुल, पर खान-पान तो हम चेंज कर ही सकते हैं। खान-पान, दिनचर्या तो ज़रूर और हमारी जो पीढ़ी है, उनको हमको स्वस्थ रखना है बिल्कुल। तो ये सब आज से ही अगर हम शुरू कर दें, जब भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो आज से ही, अभी से ही शुरू कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो लाभ ज़रूर मिलेगा उनको। तो स्वच्छता की तरफ हमको कदम बढ़ाना है बस और कुछ भी नहीं। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा एक लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिल्कुल स्वस्थता की तरफ जागरूक कर सकूं। निमिषा जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल पे आपने का अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी आपको दोबारा किसी और एपिसोड में लेकर आऊँ, किसी और अनाज को लेकर, किसी और डाइट को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।